हेलो दोस्तों, UP21 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? मौर्य साम्राज्य का रहेगा। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये मगध साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तारित करने वाला साम्राज्य था। यानी इसने मगध साम्राज्य का इस समय में सबसे ज्यादा विस्तार किया और इसी समय में ऐसे ऐसे महान शासक हुए जिन्होंने पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक अखंड भारत बनाने की क्या करी? कोशिश करी, निर्माण करने की कोशिश करी। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 322 ईसा पूर्व में। कब हुई थी बेटा? 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की क्या हुई? स्थापना की गई। संस्थापक की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए माना जाता है। किसके लिए बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक कौन होता है? जो पहली बार किसी भी वंश की, किसी भी साम्राज्य की नींव रखता है वही कौन होता है? संस्थापक होता है। तो इस वंश की नींव रखने का जो काम किया वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। देखो बात ऐसी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो घना एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त, या जिसको हम सब लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनका शिष्य था। ठीक है, देखो जब घनानंद की बात करें, नंद वंश की बात करें, नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो था घनानंद। और घनानंद अपने आप में बड़ा घमंडी व्यक्ति था और घमंडी होने के कारण उसने अपने गुरु, अपने पुरोहित का अपमान किया। और वो पुरोहित कोई और नहीं, वो चाणक्य थे, वो विष्णुगुप्त ही थे। ठीक है, जब उनका अपमान किया गया घनानंद के द्वारा तो कहीं ना कहीं उन्हें ये बात जो है बहुत ज्यादा खल गई, उन्हें बहुत ज्यादा मन पे लग गई और उन्हें उसी दिन प्रण ले लिया कि जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हें गद्दी से उतार कर ही रहूंगा। और इसी की खोज में निकल गए। तो चाणक्य एक बार जा रहे थे और उनकी जो है एक नजर पड़ी एक बच्चे पर। किस पर पड़ी? एक बच्चे पर नजर पड़ी और वो बच्चा जो है एक खेल खेल रहा था। उन्हें कहीं ना कहीं उस बच्चे में प्रतिभा दिखाई दी और प्रतिभा दिखाई देने के कारण उस बच्चे को, वो एक शिकारी का बच्चा था, शिकारी ने ले रखा था, उस शिकारी से उस बच्चे को खरीद लिया। कुछ मुद्राएं देकर शिकारी से उस बच्चे को क्या कर लिया? खरीद लिया और खरीद कर अपने पास ले आए और उसको क्या देने लगे? शिक्षाएं देने लगे। क्या देने लगे? शिक्षाएं देने लगे, विद्याएं सिखाने लगे। और विद्या सीखने के बाद वो एक बहुत बड़ा शासक बना जिसको हम सब लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। किसके नाम से बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से उसको जाना जाता है। शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। देखो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है, या मौर्य वंश की जानकारी का एक प्रमुख जो स्रोत है वो हमारे लिए क्या मिलेगा? वो मिलेगी एक पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या नाम बेटा? अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक है जो हमें क्या है? इस बात की जानकारी देगी। किस बात की? मौर्य वंश की जानकारी देगी, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी देगी। देखो बात करते हैं कि इस अर्थशास्त्र को लिखा किसने है, तो अर्थशास्त्र को लिखने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के खुद सेनापति और उनके गुरु, उनके पुरोहित जो थे चाणक्य, जिनको हम सब कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, चाणक्य की बात हो, कौटिल्य की बात हो, विष्णुगुप्त की बात हो, एक ही बात है सारी सारी। तो उसके लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक बने चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कोई भी एक नाम जो भी तुम्हारे एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। देखो चंद्रगुप्त का नाम अलग अलग जगह के लेखों में, अभिलेखों में अलग अलग प्राप्त होता है। क्या चीज? चंद्रगुप्त का जो नाम है वो अलग अलग लेखों में, अभिलेखों में अलग अलग प्राप्त होता है। एक जगह से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है सेंड्रोक्रोटस। क्या नाम मिलता है? सेंड्रोक्रोटस। जितने भी यूनानी लेखक हैं, एक यूनानी लेखक है स्ट्रैबो। क्या नाम बेटा? एक यूनानी लेखक है स्ट्रैबो, और स्ट्रैबो ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो परिभाषा किया है वो किया है सेंड्रोक्रोटस के नाम से। किसके नाम से? सेंड्रोक्रोटस के नाम से इन्होंने परिभाषित किया है यूनानी लेखों में। एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्लूटार्क। क्या नाम बेटा? प्लूटार्क हैं, और प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य ना कहकर एंड्रोक्रोटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोक्रोटस। ठीक है, ध्यान रखोगे, सेंडोक्रोटस किसने कहा है? स्ट्रैबो ने सेंडोक्रोटस कहा है, प्लूटार्क ने क्या है? एंड्रोक्रोटस कहा है। और चंद्रगुप्त की बात करें, जो चंद्रगुप्त नाम मिलता है वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। कहां से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। ध्यान रखोगे कि जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त का नाम क्या मिलता है? चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त प्राप्त होता है।
आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तुम लोग क्या करते हो, बड़ा डिस्टर्ब रहते हो। क्या करते हो, डिस्टर्ब होते हो कि पता चला ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल लिया, और मोबाइल लेने के बाद क्या करते हो कि मोबाइल में सबसे पहले एक वीडियो स्टार्ट करी, UP21 क्लासेस तुमने सर्च किया, और सर्च करने के बाद तुम्हारे सामने एक वीडियो आ गई। तुमने वीडियो स्टार्ट करी, और स्टार्ट करने के बाद कुछ समय हुआ, लगभग 15-20 मिनट हुए, और उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद स्किप करना शुरू कर देते हो। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़ना शुरू करते हो, फिर तुम्हारे साथ आते हैं शॉर्ट्स। क्या आते हैं, शॉर्ट्स वीडियो आने लगती है। पहले तो तुम अपनी जनरल नॉलेज की या जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट्स देखना स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें इतना खो जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कितने घंटे तुमने बर्बाद कर दिए, या ये कह लो कि कितने घंटे तुमने पतली कमरिया देख के बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो ऐसे भटकाव से मत बढ़ो, बल्कि जो है एक टारगेट बना लो कि भाई मेरे लिए इस समय में सिर्फ एजुकेशन वीडियो देखनी है और इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। क्योंकि देखो, ये एक अट्रैक्शन, एक जाल है जो अपनी बातों में तुम्हें फंसा लेता है, अपने जाल में तुम्हें फंसाता है ना। इसीलिए ध्यान रखो कि ये काम तुम्हें करना ही करना होगा कि भटकाव को बिल्कुल ही खत्म करना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे पहले बात करी जाए तो हमने बताया अभी जूनागढ़ अभिलेख में इसके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, और ये इस वंश के साक्ष्य के लिए सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी है। ठीक है, यानी इस बारे में अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए प्राचीनतम साक्ष्य भी ये उभर कर आता है। इसकी लिपि की बात करें, यानी ये जूनागढ़ अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में बेटा, ब्राह्मी लिपि में जूनागढ़ अभिलेख को लिखा गया है। बात करते हैं, एक युद्ध हुआ जिसको हम सब लोग जानते हैं सेल्यूकस के और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध के रूप में जानते हैं। यानी कि सेल्यूकस निकेटर जो है उस समय का एक बड़ा महान सेनापति राजा हुआ करता था, जो ये इच्छा रखता था कि सभी देशों पर उसका क्या हो, राज्य हो। लेकिन जब वो भारत आया और भारत में उसने अपने राज्य की समृद्धि को, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, तो उसका सामना हुआ हमारे यहाँ के एक धुरंधर योद्धा का, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों में युद्ध हुआ, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य में भी युद्ध हुआ और सेल्यूकस निकेटर में युद्ध हुआ, लेकिन इसमें जो विजय हुई, जो जीत हुई, वो हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की इसमें क्या हुई, विजय हुई। सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ। इस युद्ध के समय की बात करें तो इस युद्ध का जो समय है वो 300 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व का है। जब पराजित हुआ तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त को बेहतर समझकर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, किसका, हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। यानी क्या बना लिया, अपना दामाद चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिया। और इसी बीच 500 हाथी उपहार दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसके लिए, सेल्यूकस निकेटर के लिए। किसके लिए, सेल्यूकस निकेटर के लिए 500 हाथी क्या दिए, उपहार स्वरूप दिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। और ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था, या किस वंश में मेगास्थनीज का आगमन हुआ था। तो ध्यान रखोगे, मेगास्थनीज जो आया वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का ही एक दूत था। कौन था, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक दूत हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, इसने एक पुस्तक की रचना करी भारत में, जिसका नाम रखा गया इंडिका। क्या नाम रखा, इंडिका जो है इसने नाम रखा। अब इस इंडिका में एक विशेष बात मिलती है, विशेष बात यह है कि भारत में बताता है मेगास्थनीज कि भैया इस समय में दास प्रथा नहीं होती थी, नौकरों को नहीं रखा जाता था, नौकरों को क्या है, नहीं रखा जाता था। ठीक है, लेकिन इसने ये कहा कि कभी कभार भारत में कभी भी भारत में अकाल भी नहीं पड़ता था। दो बातें बताएं, एक तो दास प्रथा का प्रचलन नहीं था और दूसरा अकाल नहीं पड़ता था। ठीक है, दो मुख्य बातें बताई कि एक तो भारत में दास प्रथा नहीं थी, नौकर वाला सिस्टम नहीं था, और दूसरा अकाल भी कभी भारत में नहीं पड़ता था। यानी भारत कहीं ना कहीं समृद्ध था। ये बात कौन कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म परंपरा को मानने वाले थे, और इन्होंने जो है अपने प्राणों का बलिदान, जो है अपने प्राणों को त्यागने की बात करें तो जैन धर्म की एक प्रथा होती है जिसको सब लोग बोलते हैं संथारा प्रथा।
संथारा प्रथा। ठीक है, इस संथारा प्रथा के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने प्राणों को त्यागा था। ये जैन धर्म की प्रथा है। इसमें ये रहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागना चाहता है तो लगातार बिना भूखे प्यासे बिना रोटी खाए पिए क्या रहता है, चलता रहता है और जब तक उसके शरीर में एनर्जी रहती है तब तक उसका शरीर लगातार बना रहता है और जैसे उसके शरीर की एनर्जी खत्म होती है वो क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रथा होती है संथारा प्रथा। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी। ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दी। किसने दी बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के द्वारा दी गई। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल हुआ करता था। कौन हुआ करता था, राज्यपाल हुआ करता था और जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। इसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो ध्यान रखोगे, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य उन्होंने कराया था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगर ये पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ, किस समय में हुआ, तो ध्यान रखोगे काल था मौर्य काल और समय की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इस समय चल रहा था। देखो, इसके बाद बताते हैं कि इस समय में भारत जो है लगभग 7 जातियों में बटा था। कितनी जातियों में, भारत का जो विभाजन हो रखा था पूरे भारत का वो लगभग 7 जातियों में हो रखा था। 7 जातियों में भारत क्या था, बटा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात करते हैं मौर्य शासन की या मौर्य प्रशासन की। तो मौर्य प्रशासन की अगर बात की जाए तो इस समय कुछ विशेष पद हुआ करते थे जिनको विशेष विशेष नामों से पूछा जाता था, जाना जाता था, पुकारा जाता था। और बात करी जाए तो इस समय में बहुत से ऐसे पद हुए जो आज के समय में भी हैं और नहीं भी थे, दोनों बातें। सबसे पहले बात करते हैं, एक पद होता था प्रधानमंत्री का पद। किसका, प्रधानमंत्री का पद। और इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, इन्हें कहा जाता था अमात्य। क्या कहा जाता है बेटा, प्रधानमंत्री को अमात्य नाम से जाना जाता था। एक व्यक्ति होता था पुरोहित। कौन होता था, पुरोहित होता था। और ये पुरोहित क्या होता था, पुरोहित होता था प्रमुख धर्माधिकारी। पुरोहित कौन होता था, प्रमुख धर्माधिकारी होता था। एक व्यक्ति होता था नायक, एक पद होता था नायक का। और नायक जो होता था वो सभी सेनाओं का क्या होता था, प्रमुख अधिकारी होता था। एक व्यक्ति था जिसको कहा जाता था दंडपाल। क्या कहा जाता था, दंडपाल कहा जाता था। और दंडपाल का काम था कि भैया जब सेना किसी भी युद्ध के पड़ाव पर जाएगी तो उसे सारी सामग्री जुटाने का जो काम है वो किसके लिए दिया जाएगा, वो दिया जाएगा दंडपाल के लिए। किसके लिए दिया जाएगा, दंडपाल के लिए दिया जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति होता था सेनापति। तो सेनापति आज भी होता है, यानी ये युद्ध विभाग का क्या होता था, प्रमुख व्यक्ति होता था। सेनापति क्या होता था, युद्ध विभाग का प्रमुख सेनापति होता था। ठीक है, सब जिम्मेदारी जो भी थी युद्ध की रणनीति तैयार करने की, राजा के साथ मिलकर रहने की, सीमा तैयार करने की सारी जो जानकारी थी वो किसकी रहती थी, सेनापति की रहती थी। बात करते हैं प्रांतीय स्वशासन की। किसकी, प्रांतीय स्वशासन, यानी प्रांत का जो शासन था वो किस हिसाब से चलता था। देखो बता दें, सबसे मुख्य जो बात थी वो हो करती थी राष्ट्र, यानी मुख्य कड़ी क्या थी, राष्ट्र इस समय की सबसे मुख्य कड़ी थी। और राज्य किस में बंटते थे, राज्य बटे होते थे प्रांतों में। किस में बटे होते बेटा, राज्य बटे होते थे प्रांतों में। प्रांतों के बंटवारे की बात की जाए तो प्रांत मंडल में बटे होते थे और मंडल विषय में बटे होते थे। ठीक है, जैसे आजकल व्यवस्था रहती है कि भाई मंडल प्रदेश किस में बटा है, मंडल बटा है, मंडल जनपद में बटे हैं, जनपद तहसीलों में बटे हैं, इसी तरीके से ये भी व्यवस्था रहती थी। तो प्रांत में बटा राष्ट्र और राष्ट्र प्रांत के बाद क्या आएंगे, मंडल में बटे जाएंगे और मंडल किस में बटेगा, विषय में बटेगा। विषय का मुख्य विषयपति कहलाता था। क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था। विषय के बाद जो बंटवारा होता था वो स्थानीय में होता था। किस में होता था, स्थानीय में होता था। और स्थानीय के बाद बंटवारा होता था द्रोणमुख में। किसमें, द्रोणमुख में। द्रोणमुख खरवाटिक में बटे होते थे, खरवाटिक संग्रहण में बटे